नमस्कार साथियों। आज हम इस सीरीज का लास्ट लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम एयर मास एंड साइक्लोन और ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन देखेंगे। वायु राशि और चक्रवात, आर्द्रता और बरसड़। चूँकि एक जैसे बरसड़ आर्द्रता से संबंधित है वैसे चक्रवात वायु राशियों से काफ़ी संबंधित है। तो हम आज शुरुआत करेंगे कि इसमें इस सीरीज को हम समाप्त करें। फिर आगे जो है भारत में भूगोल में काफ़ी जो फैक्चुअल ही चीज़ें हैं तो उसको हम देख लेंगे एक दो क्लासेस में। अभी हमारा फोकस है इस सीरीज़ के कॉन्सेप्चुअल चीज़ क्लैरिटी देखने को। आते हैं कि व्हाट इज़ एयर मास। आप इसको आराम से अच्छे से समझिएगा। आज तारीख है 7 फरवरी। एयर मास मतलब वायु राशि। ये है क्या? हमसे ही पता चल रहा है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर हो। अच्छा, कोई चीज़ बड़ी मात्रा में एक साथ क्यों रहेगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके गुणों में समानता हो तो वायु के संदर्भ में गुणों की समानता क्या होगी? बस वायु में अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो? यूनिफॉर्म होना चाहिए वायु में। क्या? ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कह सकते हो, एंड टेम्परेचर। अगर ये बड़े पैमाने पर हैं, ज़्यादा वायु राशि है, तो क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र के तापमान, मानवीय जनजीवन गतिविधियों को बहुत बड़े स्तर पर वो प्रभावित करती है। तो यानी कि वही है वायु राशि। चलिए मॉइस्चर लिख देते हैं। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, ये इसी को वायु राशि कहते हैं। कुछ चीज़ आप सुन लीजिए। तापमान के आधार पर वायु राशियाँ दो हो सकती हैं। तापमान के आधार पर क्या होगा? तापमान के बेसिस पर एक हो सकती है शीत वायु राशि और एक हो सकती है उष्ण वायु राशि। तापमान के आधार पर इनके भौतिक गुण में समानता के लिए बहुत सारी दशाएं होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में वायु राशि का निर्माण होता है उसे हम स्रोत क्षेत्र कहते हैं। उसमें क्या होना चाहिए कि 5 प्रमुख रीजन हैं। अगर हम देखें मेजर रीजन के बारे में, एक है वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस। तो आप क्लासिफिकेशन देख लें एयर मासेस का। तो तापमान के आधार पर ये दो होंगे, शीत उष्ण। वैसे ही आप आर्द्रता को लोगे तो ये क्या हो सकती है? आर्द्र शुष्क हो सकती है। आइए देखते हैं पहले वायु राशियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण इसमें एक चीज करना है। वायु राशियों का वर्गीकरण, तो इसमें जो है 5 मेजर सोर्स जोन है। नंबर 1 वार्म ट्रॉपिकल। आप समझ रहे हैं, वार्म ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र, गर्म वाला। अच्छा देखो, स्थल जल्दी गर्म ठंडा होता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें दक्षिण भारत के, तो भारत ने कुछ भी देखो, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, ये जल है,
चीज़ को ध्यान से समझने जाना, आगे बहुत काम आएगा कॉन्सेप्ट समझने में। सब पानी है। अब मान लिया गर्मी की ऋतु है, स्थल का टेम्परेचर नॉर्मली मान लिया यहाँ का है 30 डिग्री। अब आप सोच के बताना कि जल का टेम्परेचर 30 डिग्री कहाँ तक होगा। ध्यान रखना, पानी जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ पानी में कुछ यहाँ तक प्रभाव होगा। अगर स्थल यहाँ है तो पानी यहाँ। इसी आधार पर जब देखते हैं ना समताप रेखाएं, तो कुछ ऐसे मिलती हैं जो समान तापमान को जोड़ते हैं। समुद्र के कहीं ऊपर, इस स्थल कहीं नीचे, इस तरीके से मिलती हैं। तो वैसे ही स्थल पर वार्म ट्रॉपिकल है, तो महासागर को अगर इसमें शामिल करेंगे तो आएगा सब ट्रॉपिकल ओशंस, क्योंकि तापमान लगभग स्थल के बराबर होता है। वो देरी से ठंड देरी से गर्म होता है, उनमें तापांतर काफ़ी कम होता है, क्योंकि जल ऊष्मा का वितरण बहुत ही अच्छे ढंग से करता है बहान जलराशियाँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ये स्रोत है, एक स्रोत ये है वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियंस। नंबर 2 आप जान ही रहे हैं सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट्स, रेगिस्तान जो हम वो पोस्ट करते हैं, गर्म वाले रेगिस्तान। फिर अपेक्षाकृत रिलेटिवली कोल्ड हाई एल्टीट्यूड ओशियंस। देखो ये गर्मी वाले ओशियंस थे, अब ये क्या होंगे हाई एल्टीट्यूड ठंडे वाले। तो रिलेटिवली कोल्ड हाई एल्टीट्यूड ओशियंस। नंबर 4 वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कंटिनेंट्स। अब देखो, अभी मैं समझा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स, जाहिर सी बात है हाई एल्टीट्यूड में ही होंगे, इन हाई एल्टीट्यूड। परमानेंटली आइस कवर्ड, परमानेंटली आइस कवर्ड। एग्जाम्पल वही अंटार्कटिक एंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कह सकते हैं। ये याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है भाई लोग। अब देखो वार्म ट्रॉपिकल ले लिया, एक बार गर्म ट्रॉपिकल ले लिया, अब ठंडा ट्रॉपिकल ले लिया, एकदम बर्फ जमा है, स्नो कवर्ड। दो ये याद हो गए। इन दोनों के बीच में रेगिस्तान भाई साहब एक रहेंगे, हॉट डिजर्ट। डिजर्ट्स तो एक अलग ही दुनिया है उनकी। अब बचे दो पानी वाले एरिया, तो एक आसियान हो गए और एक इनका जमा हुआ स्वरूप ये हो गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिक एंड अंटार्कटिका। और ये सब ट्रॉपिकल ओशियन तो इसी में है। यानी अब देखो महासागरों में भी गर्म, एक ऊपर वाले शीतोष्ण वाले ठंडे, और एक जमे हुए 3 स्वरूप। ऐसे स्थल में आप सेट कर लेना। तो ये 5 हैं जहाँ से वायु राशियों का उद्गम होता है, और इसी के आधार पे वायु राशियों का निर्माण होता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इन्होंने दिया है यमटी, सीटी, पीसी, पीएम एंड सी। तो एयर मास, तो एयर मास से तो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कितने प्रकार की हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे इन्हीं के आधार पे हम नाम देते हैं। चलिए देखते हैं नाम दिए। जैसे आपको बताया कि वायु राशियों का वर्गीकरण, और ये वायु राशियाँ जहाँ जब दूसरे क्षेत्र में गुजरेंगी तो वहाँ के मौसम में अस्थिरता पैदा करती हैं। अब इस चीज़ को हम आगे देखेंगे कि कैसे वर्षा करने में सहायक हैं। पहले देखते हैं वायु राशियों का वर्गीकरण तापमान के आधार पर। एक तो आपने देखा है स्रोत के आधार पे था, स्रोत के आधार पे।
अब दोनों को कंबाइन कर दें, ये स्रोत थे और ये तापमान थे, तो उपरोक्त दोनों के आधार पे राशियों के प्रकार। अब देखो टेम्परेचर ले लिए, आप जानते हो मुख्य रूप से दो जोन आपको समझ में आए होंगे, एक है उष्ण कटिबंधीय या जिसी को कह रहे हैं हम ट्रॉपिकल, आई विल डिनोट बाय टी लेटर, एक ध्रुवीय यानी पोलर। अब देखो दो हो सकता है, क्या क्या, ट्रॉपिकल में एक हो सकता है महाद्वीप, एक हो सकता है महासागर। ऐसे ही यहाँ ये भी महाद्वीप महासागर, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महासागर मैरीटाइम, तो सी और एम। तो इसको जो लिखा जाएगा इसको हम डिनोट करेंगे, यहाँ से चुरा लेंगे कैपिटल टी, मतलब उस कटबंध में महाद्वीप वाला है तो टी सी एंड टी एम, इसको पी सी एंड पी एम। ये हैं चार प्रकार। इसमें भी जब आप जाओगे दो और मिलता है, एक होता है स्टेबल अनस्टेबल, तो इसमें दो दो प्रकार और बन जाते हैं कि कौन सा स्थिर है कौन अस्थिर है, तो उस आधार पर दो और एक और जो एक्स्ट्रा लिया जाता है वो लिया जाता है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, तो एक ही है तो इसको बोलते हैं सी ए, सी से कॉन्टिनेंट आर्कटिक, ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र आप समझ सकते हैं। तो इन पांचों के आधार पे आप समझ गए होंगे। देखो ये ट्रॉपिक से ले लिए थे हम, इसी प्रकार से महासागर और दोनों, तो ये पांच प्रकार हो गए इनके। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रंट आता है। फ्रंट इस चक्रवात के निर्माण में सहायक होता है। आइए देखते हैं फ्रंट, व्हाट इज फ्रंट, ये टोटल अलग टॉपिक है। फ्रंट, इसको हिंदी में ये लोग लिखे हमारा लोग मोर्चा, मोर्चा ओर्चा नहीं, इसको बोलते हैं वाताग्र। वाताग्र, इनका निर्माण साल भर होता है। वाताग्र क्या है, फ्रंट मतलब फ्रंट, अगर वैसे समझो फ्रंट मतलब मोर्चा होता है कि दो सेनाएं आपस आमने सामने भिड़ जाएं, तो एक फ्रंट हो गया, बस यही है फ्रंट। एक ऐसे फ्रंट है, दो विभिन्न वायु राशियां, दो वायु राशियों का मिलना, अच्छा फ्रंट कब माना जाएगा, अगर ये सेम देश के होंगे तो इसे भिड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे, तो यानी कि इनके गुणों में अंतर हो, तभी तो लड़ाई होगी, गुणों में अंतर हो, तो ये भैया फ्रंट इसको बोलते हैं। या आपस में आसानी से मिल नहीं पाती हैं जब गुणों में अंतर होता है, भौतिक गुणों में अंतर का, आर्द्रता इसको अलग है दोनों में, तापमान अलग है, टाइम लगता है, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं। वाताग्र या फ्रंट वायुमंडलीय परिसंचलन का एक अभिन्न अंग है जो एक विशाल क्षेत्र में मौसमी बदलाव लाकर मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त जटधारा के निर्माण के लिए ये जलवायविक अनुकूलता प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि जटधारा का निर्माण से वर्षा आती है भारत में, जब जटधारा का निर्माण होगा तो दक्षिण जो पश्चिम मानसून आता है स्थापित हो जाती है जटधारा हिमालय के पास में, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है। आइए आपको कुछ हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, इस पाठ को हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने आप लोगों को कुछ 6 रीजन बताए थे। पृथ्वी हो गई, विषुवत हो गया, जाहिर सी बात है, ऐसा तो ये हो गया विषुवत, और ये हो गया विषुवत वृत्त हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे लो प्रेशर, मैं कल बताया हूँ लो प्रेशर, फिर एक ये वाला हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब हाई प्रेशर, फिर
शीतो उपध्रुवीय इसको बोलते थे हम, उपध्रुवीय लो प्रेशर। फिर पोलर हाई प्रेशर, ऐसे था ये चीज़, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर था हेडली, यहाँ पर था फेरल, यहाँ पर था पोलर सेल, ध्रुवीय प्रकोष्ठ। ऐसी कुछ कहानी थी। 0 था, 30 से 35, 60 से 65 और 90, ऐसा था कुछ कहानी वायुदाब पेटियों की, क्योंकि यहाँ से पवनों का हम कहें निर्माण होता है। इसी में एक जानकारी और आप लिख लीजिए, जो हम बार बार कुछ टर्मिनोलॉजी सुनते हैं। बस एक तो भैया हो गया 0 डिग्री, इधर तो होगा 10 साउथ, 10 नॉर्थ, फिर क्या आएगा 25 डिग्री अक्षांश, 35 डिग्री अक्षांश, 55 डिग्री अक्षांश, 65 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश। और जो आप कुछ टर्म सुनते हो ना कि तो 0 से 10 ऊपर नीचे 10-10, इसको हम बोलते हैं विषुवत क्षेत्र। 10 से 25 इसको मोटा मोटा इसको उष्ण बोलते हैं। 25 से 35 इसको उपोष्ण बोलते हैं। 35 से 55 इसे हम शीतोष्ण बोलते हैं। 55 से 65 इसे हम उपध्रुवीय बोलते हैं। 65 से 90 इसको ध्रुवीय, मोटा मोटा वर्गीकरण ये है। बड़े स्केल पे हम जो बांटते हैं वो 3 तरीके से, 65 और ये लगभग 23.5, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध 0 से लेके, और इस यहाँ से लेके 65 तक हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध सामान्य वर्गीकरण में, और इसको बोलते हैं हम शीत कटिबंध। शीत कटिबंध ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर कहीं आए सेट करने को या किसी प्रकार से, तो मैं समझता हूँ आप लोग सक्षम रहेंगे उसको करने में। आइए देखते हैं हम वाताग्र। वाताग्र आप समझ गए कि ये 2 आइरिस से भिन्न हो, ये जहाँ मिल रही है इसको हम फ्रंटल जोन बोलते हैं, फ्रंटल जोन बोलते हैं। और न इसके प्रक्रिया इनका जो निर्माण होता है उसको कहते हैं वाताग्र जनन। वायु निर्माण हो रहा है ना, 2 आइरिस भिन्न गुण की मिल रही हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस, और इसके नष्ट होने की प्रक्रिया को फ्रंटोलिसिस कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म हो गए अगर खत्म हो रहे हैं। अब देखो, जब ठंडी हवा गर्म की तरफ जाती है तो उसको हम कोल्ड फ्रंट कहते हैं, टाइप ऑफ फ्रंट। आइए देखते हैं, बड़ा फेवरेट हमारा जाग्रफी विषय भाई इस सब चीज़ में। अब टाइप ऑफ फ्रंट देख लें। टाइप ऑफ फ्रंट, वाताग्र के प्रकार, नाम से पता है क्या होगा, 4 प्रकार के होंगे, 2 3 4। कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी, ऑक्लूडेड। हिंदी, ठंडा, गरम, स्थिर, अधिविष्ठित शायद बोलते हैं इसको, अधिविष्ट बोलते हैं, अधिविष्ठित नहीं, अधिविष्ट। अधिविष्ट का मतलब होता है, ये वाले वाताग्र का जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है कि समाप्त होना, जब ख़त्म हो जाता है। ख़त्म कब होगा, जब यानी ख़त्म कब होगा,
समाप्त होता है ये जब दोनों वायु राशियाँ समान हों, जब दोनों वायु राशि समान हो जाए। तो वाताग्र रह कहाँ गया, इसी को हम कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। स्थिर में कोई किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर रही हैं, दोनों वायु राशि आमने सामने हैं, अतिक्रमण नहीं कर रही हैं। शीत कब कहेंगे, तो उसमें ठंडी वायु गर्म की तरफ बढ़े, मतलब तो उसको शीत की तरफ से हमला माना जाएगा, तो शीत वाताग्र कहेंगे। इसमें गर्म वायु राशि ठंडी की तरफ बढ़े, यही है भैया आपका हरी राम जी तबीयत खराब हो गया भाई। तो ये 4 वाताग्र मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं कि ये कैसे अतिक्रमण करती है। ओके, सो कैसे आपको दिखाऊं, अरे हमारे बनवारी हो हमारो, वो देख रहे होंगे आप लोग भैया कि ये गर्म और राशि ठंडा वाला क्षेत्र प्रदेश ये है। देखो ये ठंडा वाला, ठंडा चीज़ हमेशा भारी होता है ना, ठीक। तो भारी वाला नीचे था, तो गर्म वाला जब अटैक करेगा तो इसको ऊपर चढ़ जाएगा, ये नीचे नहीं घुस पाएगा, इसके से ऊपर चढ़ता चला जाएगा। आप खुद ही सोचेंगे अगर टक्कर होगी, कोई भारी चीज़ रखी हो, पत्थर रखा हो, आप आदमी, अब आदमी है कोई, दौड़ते दौड़ते जा रहा, थोड़ी पत्थर कोई उठा देगा नीचे, नहीं, इसको ऊपर से चढ़ सकता है, हल्का है ये, तो इसलिए गर्म हवा ऊपर चढ़ी जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, गर्म वाताग्र, क्योंकि गर्म वाला प्रविष्ट कर रही है ये। अब देखो ठंडी है जा रही है, ठंडी भारी है जा रही अपने साथ टट्टा लेके, ये हल्की हवा, तो इनको बाबूजी को ये नीचे अपना स्थान बनाती जाएगी। अब कोई पत्थर है, वही सिंपल सा आदमी लोग खड़े हैं, 1000 आदमी खड़े, उसको क्या फर्क पड़ा, लुढ़क रहा है तो इन बाबूजी लोग को ऊपर उठा देगा, ये अपना काम करते जाएगा। तो इसे देखो, ये गर्म हवा का क्षेत्र ये है, यहाँ तक गर्म हवा है, और ये ठंडा इसका नीचे घुसता चला जा रहा है। दोनों का कृत्रिम अंतर देखना कि गर्म ऊपर चढ़ गई, ठंडी नीचे की तरफ घुस गई, तो इसको हम कहेंगे शीत वाताग्र। ये बहुत टर्म समझने के लिए ज़रूरी है, जब आप ज्योग्राफी को अच्छे समझते हैं ना तब मज़ा आता है। शीत वाताग्र। अरे देखो ओक्लूटेड, अच्छा स्थिर में क्या होगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी में ये होगा कि ऐसे जी, ये इधर अगर वार्म है तो इधर कोल्ड है, दोनों से स्थिर बने रहेंगी, वो स्टेशनरी है। ये देखो इधर कोल्ड, गर्म बीच में था, गर्म को हटा दिया है, इतना गर्म बचा है, इधर भी कोल्ड, अब दोनों आपस में मिल गई ना, ख़त्म, तो इसको चक्रवात का अंतिम अवस्था माना जाता कि एयर मास को यहाँ से देखो जमीन ऊपर उठा दिया है, गर्म वाला जो था हवा इसको ज़मीन से ऊपर उठा दिया, अधिविष्टित, कहानी ख़त्म है, वातावरण का निर्माण अब नहीं हो रहा है। तो ये हो गया भैया दोनों अंतर, चारों में समझ गए होंगे आप लोग। एक आता है रॉस्बी कर्व, कब नाम पता रहे, रॉस्बी वक्र, नथिंग बट इसका निर्माण वाताग्र के ऊपर होता है, जब वायु राशियाँ, तो निर्माण कहाँ होगा, निर्माण होगा वाताग्र के ऊपर, जब वायु राशि एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, ऐसे 8-10 वक्र पूरे 8-10 वक्र पूरे पृथ्वी को समेट लेते हैं। इस वक्र के कोर क्षेत्र में भौतिक गुणों का अंतर अधिकतम होता है, अर्थात ऊर्जा का स्थानांतर अधिकतम होता है, परिणाम स्वरूप धरातल पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। इनके द्वारा शीतोष्ण कटिबंधीय
चक्रवात का निर्माण होता है एंड वायुमंडल में जटधारा का, तो इन दो चीज़ों का निर्माण करती हैं ये सब, चक्रवात और जटधारा का निर्माण होता है भैया। आगे हम बढ़ते हैं। देखते हैं हम कि किसको कहते हैं चक्रवात। टाइम लाइन में बहुत बढ़िया से हम लोग अध्ययन करते जटधाराओं का। आइए देखते हैं कि क्या है चक्रवात। चक्रवात नथिंग बट एक वायुमंडलीय विक्षोभ है। क्या है ये? वायुमंडलीय मतलब ये नथिंग बट इट इज ए एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है। in which air direction अरे यार क्या आ गया ये, पतला दिखाई दे रहा है। ये है भैया एक वायुमंडलीय विक्षोभ, जिसमें एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस कहते हैं। इसमें जो होती है पवन की घूर्णन दिशा, पवन गोलाकार रूप में से घूमती हैं ऐसे ऐसे, घूर्णन दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, तो ये है उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी में क्लॉकवाइज, पवन की दिशा होगी। दक्षिण में कुछ चक्रवात की दिशा ऐसे होगी। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा में और उत्तरी में विपरीत दिशा में। और प्रति चक्रवात जो होता है एंटी साइक्लोन में दिशा चक्रवात के विपरीत, मतलब उत्तरी में गोलार्ध में सुई की दिशा एंड दक्षिण में सुई के विपरीत। ये आप याद कर लेना। चक्रवात का उल्टा होता है एंटी साइक्लोन में, प्रति चक्रवात में। अब देखते हैं भैया चक्रवात अक्षांशीय स्थिति के अनुसार दो प्रकार के, यही महत्वपूर्ण हम लोग आपको पढ़ाना। चक्रवात प्रकार दो अक्षांश के आधार पे क्या हो सकता है, एक हो सकता है उष्णकटिबंधीय, एक हो सकता है शीतोष्णकटिबंधीय। कहाँ ये होंगे आपको बताया गया था, ये देखो उष्णकटिबंधीय लो प्रेशर का जोन है ना, यहाँ देखो मिलती हैं हवाएं, एक यहाँ वायु राशि मिल रही है और एक ध्यान लगाओ एक यहाँ मिल रही है शीतोष्ण वाले में, एक ध्रुव से आ रही है और एक उपोष्ण से जा रही है, तो दो जगह मिलती हैं। तो एक चक्रवात यहाँ आएगा, इसको कहेंगे शीतोष्ण चक्रवात, और एक चक्रवात यहाँ आएगा, इसको कहेंगे उष्ण। सिंपल। अब देखो प्रति चक्रवात कहाँ, जहाँ हवाओं का अभिसरण हो रहा हो। चक्रवात में हवाएं मिल करके देखो ऊपर उठ रही हैं, प्रति चक्रवात में बाहर जाने तो एक प्रति चक्रवातीय दशा यहाँ उत्पन्न हो रही है और एक जो है वो यहाँ उत्पन्न हो रही है। ये प्रति चक्रवात का रीजन है।
या एक यहाँ ऊपर एकदम रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए दो चक्रवात हैं, यही दोनों जगह एयर मासेस मिलती हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब चक्रवात की तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम देख रहे थे। ओके, चक्रवात के लिए कुछ स्थितियां हम बता दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए तुलनात्मक अध्ययन में। दो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए दोनों चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा में काफ़ी अंतर है। उष्ण में उष्ण इंजन की भांति व्यवहार करता है, जिसके लिए संघनन की गुप्त उष्मा आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करती है, जो केवल समुद्र पर संभव है। इसलिए इसकी उत्पत्ति महाद्वीपों पर नहीं होती, जबकि शीतोष्ण चक्रवात की आपूर्ति वाताग्र से होती है। इसलिए महाद्वीप महासागर दोनों जगह। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, इन चीज़ को आप बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। तो ये आवश्यक ऊर्जा संघनन से मिलती है, इसलिए ये केवल महासागर पर, इसमें आवश्यक ऊर्जा वाताग्र से मतलब फ्रंट से, इसीलिए ये महासागर महाद्वीप दोनों पर। वे आप लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। इसमें समदाब रेखाएं पास पास, क्योंकि एक क्षेत्र विशिष्ट में इसे उत्पन्न होगा ये, तो इसे दबाव समदाब रेखाओं के पास पास ये बहुत करीब करीब ऐसे होंगे। यानी इसमें क्या होगा, दाब प्रवणता बहुत अधिक होगा। दाब प्रवणता मतलब दाब का घटना बहुत तेज होगा। अंदर दाब जो है हवा क्यों घूमेगी, अंदर दाब कम होगा तो दाब प्रवणता अधिक होगा। एक चीज़ और, चक्रवात जो होता है ना, दाब अंदर होता है, अंदर कम होगा बाहर ज़्यादा होगा, इसलिए बाहर की हवा अंदर वाले को पाना चाहती है, इसीलिए उसको वो तेज़ी से घूमती है। तो दाब प्रवणता अंदर की तरफ काफ़ी कम होता चला जाए। तो दाब प्रवणता मतलब दाब में उतार कमी बहुत ज़्यादा होती है। दाब प्रवणता बल अधिक होगा, हम कह सकते हैं बल अधिक होगा। जबकि ये अंडाकार होता है, समदाब रेखाएं दूर दूर, ये जो होता है वो अंडाकार होगा। उस करने से आप छोटे क्षेत्र पर प्रभाव ये डालेंगे। छोटे क्षेत्र देखो, जो तमिलनाडु में आ रहा है, गुजरात के तट पे आ रहा है, सब यही है, छोटे क्षेत्र पर प्रभाव। लेकिन बारिश मूसलाधार, बारिश क्योंकि तीव्रता अधिक होती है ना, बारिश मूसलाधार होगी। इनकी आकृति बेलनाकार होती है और इसके भीतर पवन रहित क्षेत्र होता है। भीतर पवन रहित क्षेत्र, पवन रहित क्षेत्र इसे हम शांत क्षेत्र कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे, इसी को कहते हैं चक्रवात की आँख। यूपीएससी ने पूछा है 2020 में, चक्रवात की आँख क्या है, वही शांत क्षेत्र है। और इसमें शीतोष्ण वाले में क्या होगा, वाताग्र से निर्मित हो रहा है, गर्म ठंडे से, इसलिए काफ़ी बड़ा क्षेत्र, 1000 किलोमीटर तक। ये आँख जो होती है इसका व्यास होगा 30 किलोमीटर व्यास, काफ़ी बड़ा होगा। दोनों प्रकार की चक्रवात की दिशा और अलग अलग सबका होता है, निर्धारक अलग अलग। उस क्रम से चक्रवात पहले पश्चिम की ओर, ये इनकी दिशा में बात करें तो पहले पश्चिम की ओर, फिर उत्तर,
फिर पूरब, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में। ध्यान रखना, यहाँ यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि चक्रवात के जो घूर्णन हो रहा है वायु का सुई की दिशा में, नो, ये जो घूर्णन होगा चक्रवात का उत्तरी गोलार्ध में वो सुई के विपरीत दिशा में होगा। ये है कि पूरा का पूरा चक्रवात, तो पूरा का पूरा चक्रवात ऐसे चलता है, चक्रवात आ गया, यहाँ आया तो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे चलता है, उष्णकटिबंधीय है चक्रवात। और शीतोष्ण वाला कैसे चल रहा होगा, ये पहले पूरब की ओर दिशा, पहले पूरब फिर ध्रुव की ओर, क्योंकि इसका दिशा का निर्धारण ध्रुवीय वाताग्र जड़धारा वाला होता है, इसीलिए तो पहले ये इधर जाएगा फिर ध्रुव की तरफ इधर जाएगा। उत्तरी गोलार्ध की कहानी ये है भैया। दोनों के मौसमी प्रभाव में भी काफ़ी अंतर होता है। तेज गति की पवन, कम समय में अधिक वर्षा, गर्जन, इसकी तीव्रता अधिक है ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ होंगी। लेकिन यहाँ जो है वर्षा होगी बड़े क्षेत्र में, वर्षा, लेकिन मूसलाधार नहीं, क्योंकि बड़े क्षेत्र में बन रहा ना, उतनी तीव्रता नहीं है। हिमपात हो सकता है। तो इस प्रकार आप दोनों चक्रवात को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तो गर्जन होगा, बरसड़ होगा, क्या नहीं आएगा, टॉर्नेडो आ जाएगा। तो ये हो गई भैया दोनों की कहानी। अब यूपीएससी ने पूछा था चक्रवात के लिए आवश्यक दशा। चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में, चक्रवात अंदर वायु घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा में चक्रवात चल रहा है, लेकिन अंदर की वायु घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रही। अब ये जो चक्रवात बना है ना, तो इसके अंदर में बाबू जो वायु चल रही होगी वो विपरीत दिशा में चल रही होगी घड़ी की, ऐसे वायु ऐसे चल, ये भले उसे चल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वायु सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। चक्रवात को चक्रवात की आवश्यक दशाएं। जब हम चक्रवात की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कि उष्णकटिबंधीय का ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो वाताग्र निर्मित है और ये संघनन से निर्मित है, केवल महासागर पे आएगा, जो आता है अरब की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जो आप देखते हैं आ रहा। तो आवश्यक दशा, तो समुद्र तापमान 26 से 27 डिग्री, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तापमान इतना ही होता है, इसीलिए यहाँ अच्छे से आता है। तो वायुमंडल में अपसरण होगा, संघनन की गुप्त ऊष्मा बढ़ेगी, नमी बढ़ेगी, तापमान। इस सागर का आकार छोटा हो तब तापमान और चक्रवात की तीव्रता और बारंबारता अधिक होगी। जैसे बंगाल की खाड़ी, आकार छोटा है, तापमान ज़्यादा रहता है, इसलिए बार बार आते हैं। तो इस पॉइंट मैं नहीं समझ रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, यूपीएससी में समझ के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है। चक्रवात में आवश्यक नमी की मात्रा तटवर्ती पवन क्षेत्र में ही होती है। चूँकि यह व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, इसलिए पूर्वी तट पर ही इसका निर्माण होता है। आप देखते हैं पूर्वी तट पे बहुत भारत इसका अपवाद है, जहाँ पर गुजरात के किनारे भी आ जाता है, नहीं पूर्वी तट पे जाते हैं। चीन के पूर्वी तट पे आप देखते हो ना, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, हरिकेन, टॉर्नेडो, इसके विभिन्न नाम हैं, साइक्लोन इंग्लिश में कहते हैं। तो अक्सर पूर्वी तट पे ही जाते हैं, क्योंकि तटवर्ती पवन में नमी अधिक होती है। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। यदि सागर छोटा एंड तापमान अधिक तो बारंबारता अधिक होगी। एग्जाम्पल बंगाल की खाड़ी। दूसरा, इन्हें आवश्यक नमी व्यापारिक पवनों
द्वारा तटों पर मिलती है। क्यों? क्योंकि समुद्र से ऊपर से आती हैं, इसीलिए अधिकांशतः पूर्वी तट पर आते हैं। पूर्वी तट कैसे होगा भाई जी? ये देखो कहाँ, यहाँ यहाँ मान लिया अपना, ये भारत देश है मेरा। ये देखो व्यापारी पुण्य समुद्र पे आ रही हैं, आर्द्रता लेकर के अपने साथ में आ रही हैं। जहाँ डाल डाल पर, तो यही पूर्वी तट पे जाते हैं। भारत में पश्चिमी प्यानापॉत है, चूँकि अनुकूल दशा उसको गुजरात वो अरब की खाड़ी से भी मिल जाता है। तो ये आपको हो गया ना। कोरियालिस बल की पर्याप्त मात्रा हो, तो नंबर 2 है क्या? कोरियालिस बल पर्याप्त हो। पवन का संचलन लगभग वृत्ताकार पथ पे होता है, जिसे हम प्रवणता पवन कहते हैं। चक्रवात में पवन देखो ऐसे ऐसे चलती है ना पवनें। तो इन पवनों के निर्माण तो कोरियालिस बल की आवश्यकता होती है। इसी कारण उस कठिन चक्रवात का निर्माण विषुवतीय निम्नवायुदाब पेटी में नहीं होता है, जबकि यानी कि अब देखो विषुवत में, चूंकि विषुवत में ये बल जो होता है कोरियोलिस बल वही घूर्णन से जो बल उत्पन्न होता है या शून्य होता है, इसीलिए 6 डिग्री उत्तर से 6 डिग्री साउथ तक चक्रवात निर्माण नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, विषुवत पे चक्रवात नहीं आते हैं। चक्रवात के ऊपर की वायुमंडलीय स्थिति अपसरण के लिए हो, मतलब ऊपर वायुमंडलीय स्थिति अपसरण के लिए अनुकूल हो। अब आप कहोगे क्यों, तो समझो क्यों। भाईजान अगर हवाएं ऐसे आपस में आकर के टकरा के घूम रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, तो ऊपर फैलने के लिए जगह चाहिए ना, कि ये हवा निकल जाए तभी तो ये पूरा इंजन चालू रहेगा। अगर ऊपर नहीं फैल पाएगा, अगर यहाँ अवरुद्ध हो गया किसी प्रकार से, तो चक्रवात का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि अनुकूल हो, तेज हो, वायुमंडलीय अस्थिरता हो, यानी स्थल पर निम्न वायुदाब हो। एक और बताएं उस चक्रवात के प्रकार, चक्रवात का जो वो होता है, किस प्रकार में विभाजित करते हैं चक्रवात को। तो चक्रवात के चरणों का विभाजन, ये केवल आपको थोड़ा मेमोराइज करना है। चक्रवात के चरण, आप पढ़ते ना, सुपर साइक्लोन आया, मक्खी आया, ये आया हुआ, तो देखो पहले क्या बनता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD द्वारा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा, ये क्या करता है, मिनिमम 3 मिनट देखता है, चीज़ें 3 मिनट तक होनी चाहिए। तो मिनिमम 3 मिनट का फार्मूला अपना रहा है। अब देखते हैं कि कैसे वो कहानी शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ आप याद रखना, जो चक्रवात है, ये चक्रवात जो है, इसको धरातल पे जो बोलते हैं, धरातल पे बोलते हैं टार्नेडो। टार्नेडो मतलब 600 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, समझ रहे हो साहब जी। सुपर साइक्लोन है ये। और जल में क्या बोलेंगे, या समुद्र पर इसको बोलते हैं वाटर स्पॉट्स, जल स्तंभ। थोड़ी सी जानकारी याद रखिए। ओके। और देखो उसको जो 5 प्रकार में नॉर्मली ऐसे बांटते हैं, 5 प्रकार। क्या क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200,
200 से 250, 250 से ज़्यादा। ये है इसका 5 प्रकार का वर्गीकरण। अब देखते हैं इस शुरुआत कैसे होती है। देखो, तो पहले जो बनेगा, IMD जो कहती है, वो ऊपर लिख भी दिया, पहले बनेगा निम्न वायुदाब का क्षेत्र। हम कुछ यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम किलोमीटर प्रति घंटा, पवनों की रफ्तार जो घूर्णन कर रही हैं। तो यहाँ होगा निम्न वायुदाब का क्षेत्र, यानी कि लो प्रेशर एरिया। फिर इसके बाद क्या बनेगा, अवदाब, यानी कि डिप्रेशन। इसके बाद क्या बनेगा, गंभीर अवदाब या डीप डिप्रेशन। इस चरण है, अगर कभी आ गया सेट करने को कर देना भाईजान। ये फिर आएगा चक्रवातीय तूफान। इस स्थिति में शुरू होती है कहानी, साइक्लोनिक स्टॉर्म। फिर आएगा गंभीर चक्रवातीय तूफान। ऐसे मौसम विभाग कहता है। देखो यूपीएससी ने मेंस में पूछा था वो लाल पीली लाइट, सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म। फिर अति गंभीर चक्रवातीय तूफान, वेरी सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म। फिर क्या आएगा, अत्यंत गंभीर चक्रवातीय तूफान, मतलब एक्सट्रीमली सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म। फिर सुपर चक्रवातीय तूफान, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये है कहानी भैया। आओ देखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख रहे हो कितना चढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बना पहले निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना, तो इस समय गति थी 31 से लगभग 50। हम कहानी कहाँ से पढ़े हैं, 50 के बाद शुरू ही होता है। तो निम्न अवदाब से, डिप्रेशन से कहानी शुरू। तो अवदाब कितना हो रहा है, अब देखो ये है, सॉरी गलत हो गया। तो ये है 31 से कम, ये है 31 से 50। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी डीप डिप्रेशन से। 51 से 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 से 88, 89 से 117, 118 से 165, 166 से 220, 221 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा का होगा, उसे हम सुपर साइक्लोन कहते हैं। याद नहीं करना, बस एक जानना कि कैसे कैसे बनते हैं। तो यही है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म शुरू हो गया, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीरियस। तो ये ना सीरियस, वेरी, एक्सट्रीमली नाम जान गए। फिर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये हैं इनके चरण। तो ये हो गई भी आपको चक्रवात की कहानी। क्योंकि आर अभी बता दिया गया कि कितना डिग्री होना चाहिए। फिर एंटी साइक्लोन आपको बता दिया कि एक बाउंड्री पड़ा जिसमें केंद्र में उच्च दाब होता है। चक्रवात में क्या होता है, मैंने आपको बताया है। चक्रवात में पवन का घूर्णन है, ठीक है, केंद्र में निम्न दाब होता है, इसीलिए ऐसे हवाएं घूमती रहती हैं, लो प्रेशर है। और प्रति चक्रवात क्या होगा, एंटी साइक्लोन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, केंद्र में उच्च दाब और परिधि पर निम्न दाब। सन का परिधि में परिधि पर निम्न दाब, परिधि पर निम्न दाब होगा। दिशा बता दिया हूँ मैं, उसका उल्टा। तो उत्तरी गोलार्ध में तो सुई की दिशा,
सुई की दिशा को हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्यों? सुई ऐसे ही चलती है ना, टिक टिक टिक, तो इसको दक्षिणावर्त, दक्षिण की तरफ से। दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत सुई के तो वामावर्त। ये हो गई भाई आपकी कहानी। चक्रवात हो गया। टोर्नेडो एंड वाटर स्पॉट आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है। टोर्नेडो बाउंडर वेरी स्मॉल इंटेंस फनल शेप्ड। फनल कैसे होता है? टोर्नेडो तो ऐसे, यही है फनल। वेरी स्पीड, बहुत तेज वायु घूमती है भाई, बहुत तेज। एनसीईआरटी में दिया फिगर, आप देखना, यही है। विंड का स्पीड आपको मैं बताया 600, तो वही है। 500 से तो हाई होता है हमेशा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। वाटर स्पॉट पानी पे बन रहे हैं सिंपली। तो ये हो गई चक्रवात की कहानी और वायु राशियों की कहानी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आप लोगों को बताना है, बहुत अच्छी बात है, वो है और कुछ नहीं, आर्द्रता और वर्षण, सेकंड वाला चैप्टर। मैं सोच रहा हूँ